हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा, आज एक नए लेक्चर में नए चैप्टर की चर्चा शुरू कर रहे हैं। मुझे आज एक नया चैप्टर कराना है। चैप्टर का नाम है बेटा ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है जी। चैप्टर छोटा और आसान है, रटो ना तो। ठीक है, कोशिश ना करना रटने की, वरना भारी पड़ जाएगा। वैसे चैप्टर बहुत आसान है और बहुत ही छोटा चैप्टर है। 5 लेक्चर लगाऊंगा बेटा, सारा चैप्टर खत्म कर दूंगा शुरू से लेकर आखिरी तक। ठीक है जी। सब सामने देख रहे हैं प्यारे बच्चे, मेरी तरफ आराम से मेरी बातों को सुन रहे हैं। बेटा, एक ना कभी आपने ना प्रिंसिपल पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जब हम पढ़ रहे थे सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। याद है आपको? सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, प्रिंसिपल नंबर 8 पढ़ा था। क्या फर्क होता है बेटा सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का? क्या बोलता है प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन? डिसीजन मेकिंग पावर इन वन हैंड ओनली। बेटा, इस सिचुएशन को हम सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं, जब डिसीजन मेकिंग पावर कुछ ही हाथों में होती है, एक हाथ में होती है, इन द हैंड्स ऑफ फ्यू, इन द हैंड्स ऑफ फ्यू पीपल होती है, या इन द हैंड्स ऑफ टॉप लेवल होती है। तीनों ही सिचुएशन सेंट्रलाइजेशन है। डिसीजन मेकिंग पावर इन वन हैंड ओनली, डिसीजन मेकिंग पावर इन द हैंड्स ऑफ फ्यू पीपल ओनली, डिसीजन मेकिंग पावर इन द हैंड ऑफ टॉप लेवल ओनली। ये डिसेंट्रलाइजेशन किसको बोलते हैं बेटा? डिस्पर्सल ऑफ पावर टिल द लोएस्ट लेवल इन द हायरार्की। बेटा, जब पावर को लोएस्ट लेवल तक बांट दिया जाता है, उस सिचुएशन को डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। पावर यहां थी, इसने फर्दर बांट दी, पावर यहां थी, इसने भी फर्दर बांट दी, पावर यहां थी, इसने भी फर्दर बांट दी, और पावर बढ़ती ही चली जा रही है। इस सिचुएशन को डिसेंट्रलाइजेशन बोला जाता है। क्या अच्छा होता है? कुछ याद है क्या अच्छा होता है? बेटा, ना सेंट्रलाइजेशन अच्छा, ना डिसेंट्रलाइजेशन अच्छा। पार्टली इन ऑर्गेनाइजेशन को सेंट्रलाइज होना चाहिए और पार्टली डिसेंट्रलाइज्ड। सिचुएशन वही अच्छी है जहां इन दोनों का मिक्सचर अडॉप्ट किया जाए। ऐसा क्यों बेटा? मैंने बहुत बार एग्जांपल देकर बताया कि यहाँ पर भी परेशानी क्रिएट हो जाएगी, यहाँ पर भी परेशानी क्रिएट हो जाएगी। कैसे? आप स्कूल के प्रिंसिपल और सारे डिसीजन खुद कर रहे हो भैया, एडमिशन तो खुद कर ही रहे हो, ये भी देख रहे हो किस बच्चे की ट्रांसपोर्ट की फीस आ गई, ये भी देख रहे हो किस बच्चे की फीस आ गई स्कूल की, ये भी देख रहे हो कि 4th ग्रेड आया कि नहीं, सबकी अटेंडेंस लगी कि नहीं, ये भी देख रहे हो कि क्लास में पोछा लग गया कि नहीं। अगर आप सारे काम अकेले करोगे ना, इतना ओवर बर्डन हो जाओगे, कुछ समझ नहीं आएगा क्या करो। एक दिन में 18 घंटे का काम लगेगा। ठीक है जी। अच्छा नहीं है ना बेटा ये? और बेटा, डिसेंट्रलाइजेशन क्या चीज होती है? बेटा, डिसेंट्रलाइजेशन का अगर एग्जांपल दो, मान लो बेटा एडमिशन करने थे प्रिंसिपल को, या टीचर की रिक्रूटमेंट करनी थी प्रिंसिपल को, इंटरव्यू कंडक्ट करना था प्रिंसिपल ने पावर बांटी, वाइस प्रिंसिपल को दे दी, वाइस प्रिंसिपल ने फर्दर पावर बांटी, और पावर बढ़ते बढ़ते किसके पास पहुंच गई? 4th ग्रेड के पास। 4th ग्रेड टीचर का इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा है। ठीक है? ठीक है सिचुएशन? नहीं है ना? ठीक। तो प्रॉब्लम समझ में आ रही है? दोनों जगहों पर बेटा प्रॉब्लम है बाबू। अब क्यों मैं कह रहा था इन दोनों का मिक्सचर होना चाहिए? बेटा, पार्टी ऑर्गेनाइजेशन को सेंट्रलाइज होना चाहिए। एज फार एज स्ट्रेटेजिक प्लान्स आर कंसर्न, इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग आर कंसर्न, पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज कंसर्न, बेटा उस सिचुएशन में ऑर्गेनाइज सेंट्रलाइज हो तो ज्यादा अच्छा है। स्ट्रेटेजिक प्लान टॉप लेवल ही बनाए तो ज्यादा अच्छा है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन टॉप लेवल ही करे तो ज्यादा अच्छा है, सिग्निफिकेंट एरियाज यही देखे तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है ना जी? लेकिन एज फार एज रूटीन जॉब्स आर कंसर्न, जो छोटे मोटे डिसीजन मेकिंग है, जो छोटी मोटी जॉब्स हैं, बेटा वहां ऑर्गेनाइजेशन को डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। वो बेटा अगर 4th ग्रेड भी देख लेगा तो कोई परेशानी नहीं है। ठीक है जी? समझ में आती है बात? लेकिन अगर फिर भी बोलना हो, सेंट्रलाइजेशन हमेशा छोटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल माना जाता है, जहां बेटा काम करने वाले लोग ही 5-10 हैं। वहां बेटा अगर एक आदमी ही सबके लिए डिसीजन लेना तो ही ज्यादा अच्छा होता है। सारे जरा चौधरी बनेंगे ना, तो बेटा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी होगी। ठीक है ना? तभी आप एक क्रिकेट टीम को देखते हो बेटा, अगर 11 लोग हैं, कैप्टन सिर्फ एक है, वहां सारे को चौधरी बनना है ना बेटा, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी बेटा। एक आदमी डिसीजन लेगा तो सबके लिए अच्छा होगा।
लेकिन बेटा अगर मैं बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, वहां डिसेंट्रलाइजेशन इज अ सुटेबल वन। अगर मैं बात करूं, आप बैंक हो, आप कोई बहुत बड़ा मल्टीनेशनल ब्रांड हो, बेटा अगर आप बड़ी कंपनी हो, आपके लिए डिसेंट्रलाइजेशन ही सुटेबल है। वहां काम को जितने ज्यादा लेवल पे बांटोगे बेटा, उतनी आसानी से हो जाएगा। ठीक है जी, बैंक का एग्जांपल मुझे सबसे सुटेबल लगता है, मैं हमेशा इसकी बात करता हूँ बेटा। बाबू आप जीएम हो, जनरल मैनेजर हो, आपने कुछ पावर बांटी हुई है रीजनल मैनेजर तक, कुछ पावर एरिया मैनेजर तक, जोनल मैनेजर तक, और पावर बढ़ते बढ़ते ब्रांच मैनेजर तक आई हुई है। बेटा ऐसा ही होना चाहिए। अगर सारी पावर जीएम अपनी जेब में रख के बैठ जाएगा ना, इतना केओस क्रिएट हो जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है ना जी। अच्छा एक बात बताओ बेटा, आप मान लो एक किसी बैंक के बड़े, किसी बैंक ब्रांच की बड़े रेप्यूटेड कस्टमर हो, लेट्स सपोज एचडीएफसी बैंक की न्यूएस्केम वाली ब्रांच के बड़े रेप्यूटेड कस्टमर हो। ठीक है, आप एंट्री लेते हो अंदर केबिन में ब्रांच मैनेजर के, और ब्रांच मैनेजर क्या करता है, आपके सामने ही फोन घुमाता है अपने रीजनल मैनेजर को कि सर मेरी ब्रांच में एक बहुत रेप्यूटेड कस्टमर आए हैं, करोड़ों रुपए के डिपॉजिट रहते हैं, बड़े हमारे अच्छे क्लाइंट है, चाय पिलवा दो क्या? क्या आप क्या सोचोगे कि क्या कर रहा है ये? आर्यन कह रहा नहीं नहीं 2 मिनट रुक जा, मैं भी जरा पूछ लूं अपने एरिया मैनेजर से। फोन काटता है, एरिया मैनेजर को फोन करता है, फला फला ब्रांच में एक बहुत अच्छे कस्टमर बैठे हैं, चाय पिला देगा उनको? रुक जा रुक जा, मैं भी पूछ लूं अपने जोनल मैनेजर से। और वो फोन कर रहा है जोनल मैनेजर को, सर चाय पिलवा देगा? कह रहा रुक जा जीएम से पूछ लूं। सर अगर सारे डिसीजन अपने हाथ में रख दोगे ना, पागल हो जाओगे। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में पागल ही हो जाओगे बिल्कुल। 24 घंटे भी काम कर लोगे, आपको लगेगा 24 और थोड़े पड़ गए, 48 घंटे होने चाहिए दिन में, इतना काम हो जाएगा। क्या सच में कुछ पावर बटी होती है? अच्छा एक बात बताओ, ब्रांच मैनेजर को पावर नहीं होती होगी अपनी ब्रांच के भले के लिए कि कुछ रुपए खर्च कर सकता है, 10 20 25 हजार रुपए, कुछ तो पावर होती होगी। मेरे को नहीं पता, पर एक्चुअली में पावर होती है। अमाउंट तो मैं नहीं बता सकता एग्जैक्टली पर बेटा हर ब्रांच के ब्रांच मैनेजर को पावर होती है, कितने रुपए आप ब्रांच के भले के लिए खर्च सकते हो हर महीना। तो बेटा डिसेंट्रलाइजेशन देखा जा सकता है क्लियरली बड़ी ऑर्गेनाइजेशन। और नहीं करोगे तो क्या होगा, मैंने अभी आपको नमूना दिखा दिया। ठीक है ना जी। अब बेटा मुझे सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन पे नहीं जाना, मैं ये भी क्लियर कर देता हूं। मुझे एक नया ही टॉपिक शुरू करना है, डेलीगेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन। अभी आप छोड़ दो कि कहाँ लिखा है, फिलहाल आप मेरी तरफ ही देखो और आंसर समझो इस चीज को। बेटा डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, इसमें क्या फर्क होता है? ये डेलीगेशन का क्या मतलब है? बेटा डेलीगेशन मींस डिस्ट्रीब्यूशन, और डिसेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब है? बेटा इसका भी मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। अब बेटा फर्क क्या है फिर इसमें, अगर दोनों का ही मतलब डिस्ट्रीब्यूशन है? बेटा जब आप सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन होते हो ना, तो आप ना खुद अकेले सारे डिसीजन मेकिंग कर करके, सारे काम खुद कर करके ना परेशान हो जाते हो। देखो शुरू में हर ऑर्गेनाइजेशन देखा गया है कि वो सेंट्रलाइज्ड ही होती है। शुरू में हर कोई अपनी लिमिट को पुश करता है, 8 9 घंटे काम कर सकता है, 12 15 14 घंटे, जितना शरीर निकाल रहा होता है उससे भी ज्यादा निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक लिमिट के बाद ना बेटा टॉप लेवल ओवर बर्डन फील करता है, और उसको जरूरत महसूस देती है कि यार अब मैं ना कोई काम किसी और से भी करा लेता हूँ, सारा खुद नहीं कर सकता। तो वो क्या करता है बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट टास्क अपने पास रिटेन कर लेता है, और बची हुई कुछ रूटीन जॉब्स डेलीगेट कर देता है टू द सबॉर्डिनेट्स। इसने क्या करा, अपने सबॉर्डिनेट को कुछ रूटीन वर्क डेलीगेट कर दिया और इंपॉर्टेंट वर्क अपने पास हैंडल कर दिया। बेटा जनरली ऐसा देखा गया डेलीगेशन में ना, एक इन्वॉल्व होता है सुपीरियर, और बेटा और इन्वॉल्व होते हैं इसके खुद के इमीडिएट सबऑर्डिनेट। ये काम आगे फर्दर नहीं बांटा जाता। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन में ऐसा देखा गया कि काम जब बटना शुरू होता है तब तक लोएस्ट लेवल नहीं आ जाता, काम बढ़ता ही रहता है। तो ऐसा पेपर में क्वेश्चन भी आता है, इन डेलीगेशन वी मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड इन डिसेंट्रलाइजेशन वी मल्टीप्लाइड बाय मेनी। ये क्या मतलब हुआ? बेटा इन डेलीगेशन वी मल्टीप्लाइड बाय 2 का मतलब है कि डेलीगेशन जनरली 2 ही लेवल में हो रहा है, एंड इन डिसेंट्रलाइजेशन वी मल्टीप्लाइड बाय मेनी, यानी कि यहाँ मल्टीपल लेवल आ जाते हैं, 3 4 5 6 कितने भी लेवल आ जाते हैं। समझ में आया मतलब? ठीक है बेटा, डेलीगेशन इज अ कंपलसरी टास्क, इसको कंपलसरी बोल रहा हूं मैं, एंड डिसेंट्रलाइजेशन इज अ ऑप्शनल वन। ऐसा क्यों?
बेटा डेलीगेशन क्यों कंपलसरी है? बेटा डेलीगेशन इसलिए कंपलसरी है बिकॉज नो इंडिविजुअल कैन परफॉर्म ऑल द टास्क ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑन इट्स ओन। बेटा कोई दुनिया में ऐसा आदमी पैदा नहीं हुआ जो कह दे मैं अकेली सारी ऑर्गेनाइजेशन चला लूंगा, पूरी जिंदगी सारे डिसीजन खुद ले लूंगा। कोई भी नहीं हुआ। एक टाइम के बाद सब थकना शुरू हो जाते हैं बेटा, एज के साथ सब थक जाते हैं। ठीक है ना जी। जब मैंने नया नया क्वालिफाई किया तो मैं अपने ऑफिस में सारे काम खुद करता था, इवन ट्यूशंस भी खुद पढ़ाता था। और मैं ये देखता था कि भैया मैं मतलब मुझे भी ऐसा लगता था मैं पागल ही हो जाऊंगा भाई, 12-15 घंटे ऑफिस के काम देख रहा हूँ, 2-3 घंटे ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ। मेरे को लगता था यार ये तो बहुत ही केओस क्रिएट हो रहा है। फिर बेटा धीरे धीरे मैंने बहुत सारे काम बांटने शुरू कर दिए और अब मुझे लगता है कि अब कुछ एक्सटेंड तक मैं फ्री हूँ। समझ में आती है बात? तो ये तो बेटा कंपलसरी प्रोसेस है। कोई इंडिविजुअल ऐसा पैदा ही नहीं हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन के सारे काम खुद संभाल लेगा ताउम्र पूरी जिंदगी, हो ही नहीं सकता। ठीक है जी। तो किसी एक्सटेंड पे तो आके काम बांटोगे ही बांटोगे। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन इट इज नॉट अ कंपलसरी प्रोसेस, इट इज टोटली ऑप्शनल वन। यार काम बांटना जरूरी है, बात समझ में आती है, कंपलसरी है, पर काम को लोएस्ट लेवल तक बांटना ऐसा कोई जरूरी नहीं है बेटा। ये ऑर्गेनाइजेशन की खुद की पॉलिसी है कि उन्होंने डिसाइड करा कि हम काम को लोएस्ट लेवल तक बांटेंगे। ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी सिर्फ ये है। ठीक है जी बाबू। अगर आपने ये देखा कि इन डेलीगेशन भी मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड इन डिसेंट्रलाइजेशन भी मल्टीप्लाइड बाय मेनी, तो बात समझ में आती है किसका स्कोप नैरो है किसका वाइडर। डेलीगेशन का स्कोप काफी नैरो है एज कंपेयर टू डिसेंट्रलाइजेशन, इसका स्कोप वाइडर है, या मल्टीपल लेवल इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है। एक और डिफरेंस है बेटा डेलीगेशन का ना बाबू, अगर टॉप लेवल ने काम बांट भी दिया है तो टॉप लेवल कहीं ना आपको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। इसने क्या करा, टॉप लेवल ने मिडिल लेवल को कोई काम बांट दिया। वैसा नहीं है बेटा काम बांट दिया और भूल गए, ऐसी कहानी कभी नहीं होगी। यहाँ पर आपसे बार बार जवाब मांगा जाएगा, आपको बार बार रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा उस जॉब के लिए, आपसे पूछा जाएगा क्या कर रहे हो, क्या अपडेट है उस काम में। तो बेटा यहाँ पर ना मैं बोल सकता हूँ मोर कंट्रोल बाय द सुपीरियर, दैट मींस लेस फ्रीडम इज गिवन टू द सबऑर्डिनेट। अगर आपका सुपीरियर आपको ज्यादा कंट्रोल कर रहा है इसका मतलब आपको कोई बहुत ज्यादा फ्रीडम नहीं है। तो बेटा मोर कंट्रोल बाय द सुपीरियर दैट सिंपली मींस लेस फ्रीडम इज गिवन टू द सबऑर्डिनेट। और यहाँ क्या होता है बेटा, एक बार अगर काम बांट दिया जाता है दोबारा ज्यादातर केस में पूछा ही नहीं जाता कि क्या अपडेट है, आपको कहा जाता है अपने आप संभालो। क्योंकि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन आप हो कि बेटा सब इतना व्यस्त है कि किसी के पास टाइम पूछने का नहीं है कि आपके काम का क्या हुआ। उनको लगता है हमने बांट दिया बस भैया अब अपने आप देखेंगे। और बेटा वजह भी है, बड़ी सिंपल सी वजह भी है कि बेटा इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, आपको ऐसे ऑपरेट कराया जाता है जैसे आप एक ऑटोनॉमस यूनिट हो। बेटा पंजाब नेशनल बैंक कितना बड़ा बैंक है, या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कितना बड़ा बैंक है, कितनी ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया है। बेटा जब पावर बांटी जाती है बढ़ते बढ़ते जब ब्रांच मैनेजर पे जाती है तो बेटा ऐसे ही दी जाती है कि आप एक ऑटोनॉमस यूनिट की तरह देखो। एसबीआई की कोई पर्टिकुलर ब्रांच का नाम लेता हूं मैं, एसबीआई की सहारनपुर में एक ब्रांच है मोरगंज ब्रांच, बिल्कुल समझ लो जैसे एक नया ही बैंक है ये, और आप ब्रांच मैनेजर को सारे अधिकार दे दिए आपको इस ब्रांच के। यानी कि बेटा मोर फ्रीडम इज गिवन टू यू, लेस कंट्रोल बाय द सुपीरियर। बेटा आपके आरएम ने आपको सारे कंट्रोल दे दिए ब्रांच के, सारी पावर दे दी, सारी फ्रीडम दे दी कि सारा कंट्रोल खुद करो, पूरी फ्रीडम है मेरी तरफ से, और मैं कंट्रोल भी नहीं करूंगा, पूछूंगा भी नहीं क्या चल रहा है, क्यों हो रहा है ये, ऐसा डिसीजन क्यों लिया। इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो तो बेटा ऐसी सिचुएशन में आपको बहुत ज्यादा फ्रीडम दी जाती है, आपका सुपीरियर आपको कंट्रोल नहीं करता। जबकि यहाँ बहुत ज्यादा कंट्रोल है, आपका सुपीरियर आपको ज्यादा फ्रीडम नहीं देता। ठीक है ना जी। बेटा डेलीगेशन जो है एक प्रोसेस है, तो प्रोसेस इज फॉलो टू शेयर द टास्क। बेटा डेलीगेशन प्रोसेस को इसलिए फॉलो किया जाता है ताकि टास्क शेयर किया जा सके, अकेला नहीं कर सकता ना तो काम बांटेगा। यहाँ बेटा हम इसलिए नहीं फॉलो कर रहे डिसेंट्रलाइजेशन को कि टास्क शेयर करेंगे, यहाँ हम इसलिए फॉलो कर रहे हैं ताकि हम सबऑर्डिनेट का रोल बढ़ा सके, इनका रोल बढ़ाने की कोशिश की जा रही। तो दोनों के बीच में मैंने बेटा 5 से 6 डिफरेंस बता दिए जो मुझे लगता थे होने चाहिए।
आई होप ये बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। एक बार ना बेटा सिर्फ 2 से 3 मिनट लेकर इसको पढ़ दो, कोई परेशानी आती है मैं देखता हूँ। जहां ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर खत्म हो रहा है बिल्कुल लास्ट पेज पे डिफरेंस है, पेज नंबर 44। बेटा पेज नंबर 44 पर है नोट्स में, आप एक बार पढ़ दो, कोई इशू आता है बताओ। 2 मिनट के लिए मैं स्क्रीन से हट रहा हूँ ना। बेसिस लिखा हुआ है डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में, थर्ड बेसिस स्टेटस। पहली बात बता देता हूँ, ये मेरे वर्ड्स नहीं है, पूरा एनसीईआरटी का डिफरेंस कॉपी करके मैंने नोट्स में डाला है। मैं डिफरेंस के लिए हमेशा बोलता हूँ कोई डिफरेंस हो बोर्ड के पेपर का भी, ठीक है, हमेशा डिफरेंस एनसीईआरटी से पढ़ लो सारे, उसके बाहर कोई बेसिस कभी जा ही नहीं सकता। किसी प्राइवेट ऑथर को पढ़ोगे आप ही फंसो, क्योंकि आज के तारीख में डिफरेंस कैसा आता है, ऐसे आएगा डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑन दिस एंड दिस बेसिस, अपने आप बेसिस दे देगा उठाकर। मान लो भैया कोई प्राइवेट राइटर को फॉलो कर रहे हो, उसने वो बेसिस नहीं लिखा हुआ, वो बेसिस जो बोर्ड के पेपर में आएगा वो एनसीईआरटी के बाहर का हो नहीं सकता, तो एनसीईआरटी का ही डिफरेंस पढ़ना। अब स्टेटस के बेसिस पे एक बार मैं बता देता हूँ, डेलीगेशन में लिखा है इट इज अ प्रोसेस फॉलोड टू शेयर टास्क, और वहां लिखा है इट इज अ रिजल्ट ऑफ द पॉलिसी डिसीजन ऑफ द टॉप मैनेजमेंट। बेटा ये बात मैंने अभी बोली भी है, डेलीगेशन इस प्रोसेस को फॉलो क्यों कर रहे हो, इट इज अ प्रोसेस फॉलोड टू शेयर टास्क। ये प्रोसेस क्यों फॉलो किया जाता है, काम बांटने के लिए। भैया नहीं कर सकता ना अकेला आदमी सब कुछ, भैया ये तो कह रहा है काम बांटना है, और आप काम कहां तक बांट रहे हो, लास्ट लेवल तक बांट रहे हो। क्या ये सच में प्रोसेस आप इसलिए फॉलो कर रहे हो कि काम बढ़ जाए, काम बटने वाली बात होती तो यहीं तक बांट देते, खत्म कर देते, ये नीचे तक क्यों बचा दिया। आपने इनका रोल बढ़ाना चाहते हो, और ये डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी क्या है। ये कोई कंपलसरी चीज नहीं है, और ये कोई टास्क को अपने बर्डन को कम करने के लिए नहीं किया गया। ठीक है जी, क्लियर है बात, और कुछ पूछना हो तो बढ़ जाएं आगे। बेटा एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, टॉपिक का नाम है एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन, एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन। बस अब नोट्स छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, मुझे नोट्स चाहिए नहीं बेटा। बेटा 3 एलिमेंट्स एंड डेलीगेशन के, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। बेटा अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजंस, और रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन टू कैरी आउट अ पर्टिकुलर टास्क। बेटा अथॉरिटी क्या है, आपकी पावर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपकी जिम्मेदारियां हैं। और ये बात फ्योल ने भी बोली थी, यहां पर भी है, दिस शुड बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेटा अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में बैलेंस होना चाहिए। अथॉरिटी, अगर सिर्फ अथॉरिटी दोगे बेटा एक इंसान को, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दोगे, तो बेटा वो इंसान सिर्फ हिटलर बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है और कुछ नहीं हो रहा। ठीक है ना बेटा, पूरे पूरे चांसेस हैं कि वो अथॉरिटी मिस यूज हो जाएगी। अगर आप एक इंसान को सिर्फ पावर दो, कोई जिम्मेदारी नहीं है बेटा, तो बेटा वो मिस यूज ही होगी अथॉरिटी। अगर मैं कहूं बेटा आपको आज एक टीचर ने उठाकर बुलाया और कह दिया जी आप इस क्लास के ना मॉनिटर हो कल से, उसने कहा जी अच्छा जी मेरी पावर जी कुछ सारी पावर है आपको, उसने कहा जी नाम भी लिख सकते हो, थप्पड़ भी मार सकते हो, कुछ करना बड़े कर सकते हो। उसने कहा अच्छा जी, मैं कहा जी जिम्मेदारी क्लास को माइंड कराने का, नहीं ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं, पावर ही पावर है। बेटा पिछले 4-5 सालों में जितने उसकी लड़ाइयां होंगी सबके बदले ले चुका होगा वो एक ही दिन में। अगर एक इंसान को सिर्फ पावर मिल जाए और कोई जिम्मेदारी ना मिले, तो बेटा ज्यादातर देखा गया वो पावर मिस यूटिलाइज होती है। और बेटा सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल जाए, कोई पावर ही ना मिले, सिर्फ ऑब्लिगेशन, तो बेटा डिससेटिस्फैक्शन की सिचुएशन होगी, डिसकंटेंटमेंट की सिचुएशन होगी। एग्जाम्पल भी दिया मैंने, बोर्ड की ही केस स्टडी है ये आई हुई बोर्ड में, कि प्रोडक्शन मैनेजर ने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहे एम्प्लॉइज से कहा कि मुझे कल तक 50 यूनिट बनी हुई चाहिए। उसने कहा ठीक है सर, ये जिम्मेदारी दे दी आपने मुझे, आप एक काम करो बस गोडाउन की चाबी भी दे दो ताकि मैं रॉ मटेरियल निकाल सकूं और बना सकूं यूनिट्स। बेटा लेकिन उसने रॉ गोडाउन की चाबी देने से मना कर दिया, की देने से मना कर दिया। अगर भैया आपने जिम्मेदारी दी तो पावर भी तो दो बराबर।
अगर वो 50 यूनिट का रॉ मटेरियल निकालेगा ही नहीं तो 50 यूनिट की फिनिश गुड्स कहाँ से बन जाएंगी? आपने वो पावर डेलीगेट नहीं करी, वो पावर उसको नहीं दी। क्या आपको लगता है किसी भी एक्सटेंट तक कि वो यूनिट बन गई होंगी तैयार? यूनिट बनकर तैयार नहीं हुई, क्या ब्लेम करना चाहिए प्रोडक्शन मैनेजर को अपने एम्प्लॉइज को? कभी भी नहीं। और ऐसे सिचुएशन में होगा क्या, वर्कर क्या समझेंगे? भैया उनको तो डिससेटिस्फैक्शन, डिसकंटेंटमेंट भी लगेगा ना कि यार हमारा तो मैनेजर ही ऐसा है, पावर ही नहीं देता, जिम्मेदारियां जिम्मेदारियां देता रहता है, कोई पावर ही नहीं हमें तो। क्लियर है बात? समझ में आती बात? इसलिए बोला जाता है बेटा अथॉरिटी मस्ट अकम्पनी विद द इक्वल अमाउंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट अकम्पनी विद द इक्वल अमाउंट ऑफ अथॉरिटी। और बेटा मैं एक और बात भी बोलता हूँ, कहीं ना कहीं आपको अभी और देखने को भी मिलेगी, पढ़ने को भी मिलेगी। जब एक इंसान को अथॉरिटी दो ना, हमेशा उसको उसकी अथॉरिटी का मैक्सिमम स्कोप पता होना चाहिए कि कहाँ रुक जाना है, कहाँ मेरी पावर खत्म हो जाए। अनलिमिटेड पावर किसी को मत दो, क्योंकि बेटा अनलिमिटेड में ना नुकसान ही नुकसान होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है ना? मैं ये बात प्रैक्टिकल लाइफ से भी लिंक करता हूँ। जो माँ बाप अपने बच्चों को रोकते नहीं है ना खर्चों के लिए, भैया हमारे माँ बाप ने हमारे ऊपर बहुत रेस्ट्रिक्शन लगाई कि हमें जैसा देश वैसा भेष वाली कहानी है भैया। उस टाइम पर पैसे की वैल्यू बहुत थी, जब मैं 8th क्लास में था तब भी बहुत थी। तो हमें जेब खर्ची 2 रुपए 3 रुपए 500 रुपए ऐसे मिलता था, एग्जैक्टली तो याद नहीं है। 10th क्लास में 10-20 रुपए लिमिट थी, मतलब पावर थी तो लिमिट भी थी उसकी कि बस यहाँ रुक जाना है, इससे ज्यादा की तो कोई पावर नहीं। आज हम देखते हैं बेटा माँ बाप अपने बच्चों पे कोई लिमिट नहीं लगाते, खर्च हो रहा है तो भैया एक दिन में 500 भी खर्च हो रहा है, कोई लिमिट ही नहीं। बेटा जिन बच्चों पे लिमिट नहीं होती ना, ज्यादातर केस में बिगड़ते वही हैं और माँ बाप बाद में सर पकड़ते हैं। तो जब एक इंसान को पावर दो ना, जब अपने बच्चे को खर्चने की पावर दे रहे हो तो वो भी एक लिमिट के साथ आनी चाहिए कि बस तेरा ये मैक्सिमम स्कोप है कि वहां तेरे को रुक जाना है। अगर अंधाधुन पैसे दोगे ना, किस दिन बेटा सट्टा खेलाएगा और घर लगाया होगा सट्टे में उसने, और कुछ नहीं होगा। सीधी सी बात है। चलो खैर आगे बढ़ाते हैं बात को। बेटा अकाउंटेबिलिटी क्या होता है? बेटा अकाउंटेबिलिटी मतलब बीइंग आंसरेबल फॉर द फाइनल रिजल्ट्स, या बेटा अकाउंटेबिलिटी मींस आंसरेबिलिटी, जवाबदेही बोल सकते हो आप हिंदी में। बेटा जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी, आंसरेबल होना फाइनल रिजल्ट्स के लिए। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं और इन तीनों बातों को और फर्दर क्लियर करता हूं। बेटा सेल्स मैनेजर ने 4 सेल्समैन को ढूंढा, या पहले कहानी को ऐसे शुरू करते हैं। सीईओ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ने सेल्स मैनेजर को बुलाया और कहा कि इस मंथ मेरे हिसाब से सेल्स टारगेट 2 लाख यूनिट है, ये 2 लाख यूनिट्स बिक जानी चाहिए। उसने कहा जी ठीक है, ये तो जिम्मेदारी होगी, मेरी अथॉरिटी भी बता दो। उसने कहा आपको पावर है, आप 25,000 रुपए या 50,000 रुपए तक खर्च कर सकते हो इस 2 लाख यूनिट को बेचने के लिए। अगर आपको कहीं ट्रेवल करना पड़े तो ट्रेवल कर लो, ठीक है जी। कुछ खाने पिलाने के लिए अपने सेल्समैन को देना हो तो वो भी खर्च सकते हो, 50,000 रुपए तक खर्च कर सकते हो, लेकिन मुझे 2 लाख यूनिट बेची हुई चाहिए। ठीक है जी। बेटा इसने क्या किया, इसने 4 सेल्समैन रख दिए, सेल्समैन नंबर 1, 2, 3 एंड 4, और सबको पावर बांट दी। ठीक है जी। और पावर क्या बांटी कि 40-40 हजार यूनिट तुम्हें बेचनी है और 40,000 यूनिट मैं अपने संबंधों से खुद बेचूंगा। 40-40 हजार यूनिट तुम चारों बेचो एक साथ, 40,000 यूनिट मैं भी बेचूंगा जो मैं अपने संबंधों से बेचूंगा। ठीक है जी। और इसके लिए मैं तुम सबको पावर दे रहा हूं कि तुम 12,500 रुपए खर्च कर सकते हो, पूरे 12,500 रुपए खर्च कर सकते हो। ठीक है जी। अच्छा एक बात बताओ बेटा, क्या अथॉरिटी बांटी जा सकती है? अथॉरिटी बांटी जा सकती है? कैन अथॉरिटी बी डेलीगेटेड? बिल्कुल अथॉरिटी बांटी जा सकती है। पावर इसकी है पैसे खर्चने की, इसने आपको भी दी और इसने फर्दर भी दी पावर। तो बेटा क्या पावर बढ़ती है, अथॉरिटी बढ़ती है? जी बिल्कुल दिखाई दे रहा बढ़ती है। क्या अच्छा जिम्मेदारियां बढ़ती है? बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी डेलीगेटेड बट कैन नॉट बी एंटायरली डेलीगेटेड। जिम्मेदारियां बढ़ जरूर जाती हैं पर बेटा सारी नहीं बढ़ जाती। ठीक है जी, कुछ ना कुछ आपके पास रह जाती है, जैसे इसके पास भी रह गई।
कि 2 लाख यूनिट बेचने की जिम्मेदारी आई, कुछ इसके पास भी रह गई, इसने बांट तो दी पर कुछ ना कुछ अपने पास भी रखनी पड़ती है। ठीक है जी बेटा, आंसरेबिलिटी बांटी जा सकती है। मैं एक बात बताता हूं आपको, मान लो बेटा भगवान ना करे ऐसा कुछ हुआ हो, पर चलो एग्जाम्पल है, हाइपोथेटिकल है तो ठीक है। बाबू इसने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, पूरी 40,000 यूनिट बेच दी, इसने बेच दी, इसने बेच दी, इसने बेच दी, आखिरी के 5 दिनों में ये बीमार हो गया, अरे बेच नहीं पाया, 5,000 यूनिट कम बिकी। ठीक है जी, अब भैया सीईओ किसको बुलाएगा? क्या सेल्समैन नंबर 4 को बुलाएगा? वो कंफर्टेबल होगा इससे बात करने के लिए? कंफर्टेबल है? बात ही नहीं करेगा सीईओ, पक्का पता है ना। इसने क्या किया, सेल्स मैनेजर को बुला लिया, फटाफट से अपने कैबिन में आ जाओ जी, ये टारगेट अचीव नहीं हुआ, मैंने टारगेट दिया था 2 लाख यूनिट का, ये 5,000 से कम क्यों रह गया? बेटा जवाबदेही कभी नहीं बांटी जा सकती। हो सकता है आपने अथॉरिटी बांट दी हो फर्दर, हो सकता है आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फर्दर बांट दी हो, बट अकाउंटेबिलिटी इज अ एब्सोल्यूट टर्म, इट कैन नेवर बी डेलीगेटेड, ये फर्दर नहीं बांटी जा सकती। जवाबदेही आपकी है और आपकी ही रहेगी। क्लियर है बात? ठीक है जी बेटा, एक और बात भी आती है, अथॉरिटी का फ्लो कैसा है? कैसा है अथॉरिटी का फ्लो? इट इज डाउनवर्ड्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। देखो पावर इसकी थी पैसे खर्चने की, इसने पावर नीचे बांटी, इसने पावर नीचे बांटी। अथॉरिटी का फ्लो कैसे दिख रहा है? डाउनवर्ड्स दिख रहा है फ्रॉम टॉप टू द बॉटम। रिस्पॉन्सिबिलिटी का फ्लो कैसा है? अब आप कहोगे जी सेम, जिम्मेदारी इसकी थी प्रोडक्ट बेचने की, आपने इसको दी थी, इसने फर्दर दे दी। बेटा ऐसे नहीं सोचते रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए ऐसे सोचते हैं कि अगर आपने ये यूनिट्स ना बेची तो आप किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो? आप हमेशा अपने से ऊपर वाले लेवल के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। ये सेल्समैन सेल्स मैनेजर के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ये सेल्स मैनेजर अपने सीईओ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटी का फ्लो कैसा? रिस्पॉन्सिबिलिटी का फ्लो हमेशा अपवर्ड्स है, फ्रॉम बॉटम टू टॉप। सेम वे अगर मैं पूछूं अकाउंटेबिलिटी का फ्लो कैसा है, अकाउंटेबिलिटी मतलब आंसरेबिलिटी का फ्लो कैसा है, इसका फ्लो भी बेटा अपवर्ड्स है। जवाबदेही हमेशा अपने से ऊपर वाले लेवल को देनी होती है, नीचे वाले लेवल को नहीं देनी होती। ठीक है ना जी? तो बेटा अथॉरिटी का फ्लो डाउनवर्ड्स, बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी का फ्लो अपवर्ड्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप। अभी तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आपने ना एक काम करना है बेटा, अभी पढ़ने का टाइम नहीं दे रहा मैं, जहां डेलीगेशन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है ना, ये पेज नंबर 40 के आसपास हो रहा होगा, 42, पेज नंबर 42 पर स्टार्ट हो रहा होगा। वहां ये तीनों एलिमेंट तो दिख रहे हैं, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। जहां पर मैंने लिखा ना डिफरेंस बिटवीन अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, मैं लिखा फ्रॉम एनसीईआरटी। कल ये एनसीईआरटी से पढ़कर आना। एक प्रॉब्लम आएगी, मैं अभी बता रहा हूँ एडवांस, एक प्रॉब्लम आएगी। ठीक है जी, कल देखेंगे। अगर आप पूछोगे मैं तभी बताऊंगा, वरना कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई दिक्कत नहीं, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं, मैं बताऊंगा नहीं, मैं पक्का बता रहा हूँ। कल पूछ लेना याद से। ठीक है, डेलीगेशन की डेफिनेशन पर आना। पेज नंबर 41 पर है बेटा। डेलीगेशन के बारे में क्या लिखा है? लिखा है डेलीगेशन इज मेयरली ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट्स टू ऑपरेट विद इन द प्रेस्क्राइब्ड लिमिट। जिस चीज की मैं बात कर रहा था वो बात यहाँ पर है बेटा। कहता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का क्या मतलब है? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मींस मेयरली ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट्स। डेलीगेशन का मतलब कुछ और नहीं, बस अपने सबऑर्डिनेट को अथॉरिटी देना है टू ऑपरेट विद इन द प्रेस्क्राइब्ड लिमिट, उस प्रेस्क्राइब्ड लिमिट के बाहर नहीं निकलना। मैक्सिमम स्कोप बता के दी जाती है अथॉरिटी। ठीक है ना जी? पावर दे दी गई, ये नहीं कह दिया गया 2 लाख यूनिट बनाने के लिए जितना खर्चना पड़े खर्च लेना, 50,000 ही से ज्यादा नहीं खर्चना। ठीक है ना जी? Delegation of authority merely means granting of authority to subordinates to operate within the prescribed limit. ठीक है, चलो रखते सिर्फ आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों। बाय बाय।